हेलो स्टूडेंट्स। सो आज से हम लोग यूपीएससी जियो केमिस्ट के लिए एक अलग सी सीरीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि इसमें आपको वन या फिर मतलब डेली या फिर अल्टरनेट बेसिस पे एक वीडियो आपको मिले ही मिले। ठीक है। बेसिकली स्टार्टिंग में थोड़ा प्रीलिम्स को देखते हुए करूँगा मैं, और बाद में देखते हैं सब्जेक्टिव वे में करेंगे अगर सक्सेसफुल रहा तो। जैसे आप लोगों के सजेशन जैसे होंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है। तो इसमें बेसिकली मैं पहले आपको PYQs डिस्कस करूँगा, और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिया करूँगा मैं 2020 के बाद के, जनरली पहले के भी ले लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और इसमें बेसिकली आप साथ में मैं एक जेई वगैरह के क्वेश्चन भी जब भी डालता हूँ ना, तो वो भी आप देखते रहिएगा, क्योंकि आपका जो बहुत सारा लेवल है वो जेई टाइप का रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है जी। चलिए, तो ज़्यादा देरी ना करते क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब 2020 के जो हैं अपने पास, वो क्वेश्चन है ऑर्गेनिक के यहाँ पे आपके सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, विच कैटायनिक स्पीसीज इज मोर स्टेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ये आपको पेयर दे रखे हैं, इनमें से आपसे पूछा है कि कौन सी कैटायनिक स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल है। आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर कट दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमें क्लियर कट दिख रहा है कार्बोकेटाइन है। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अपन कैसे देखते हैं, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड है तो इस तरीके से रेजोनेंस शो कर सकता है। सिमिलरली इसको भी एल्कीन का रेजोनेंस मिल सकता है। ठीक है, दोनों में ये केस तो सेम हो गया। उसके बाद अगर मैं देखूंगा तो जब रेजोनेंस होने के बाद इसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा। लेट अस सपोज मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा अपने पास। ये यहाँ पे आ गया अपने पास, ये इधर, और ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड को मैंने आगे शिफ्ट करा दिया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली इसका भी अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कैसा बनेगा मेरे पास, ये, और ये यहाँ चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों में आप एक चीज़ देखो, इसमें जो नया पॉजिटिव चार्ज बना है इसके बगल में वो रेजोनेंस तो है ही है, और यहाँ पे ये दो अल्फा एच भी इसमें दो है। ठीक है। यहाँ पे आप चीज़ चेक करो, अल्फा एच ज़ीरो है, तो रेजोनेंस तो दोनों में कॉमन हो गया, बट अल्फा एच ज़्यादा है ना, इसका मतलब पहले वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए एज कम्पेयर टू सेकेंड वन। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो आप ज़रा, इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, इसमें सेकेंड वाले में, इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, और इधर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो NH2 ग्रुप इधर से लोन पेयर से रेजोनेंस दिखा सकता है इस तरीके से, बिल्कुल दिखा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे रेजोनेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे ज़्यादा स्टेबल है कि ऑक्सीजन पे। एक तो ये पॉइंट आता है कि पॉजिटिव चार्ज किस पे ज़्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन पे या ऑक्सीजन पे। ठीक है। और दूसरा पॉइंट अपने पास ये आता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबल भी है, इसमें तो डेफिनेटली नाइट्रोजन पे स्टेबल होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की डोनेटिंग पावर, ये बेसिकली कॉन्जुगेट एसिड बना रखे हैं इन बेसिस के, तो ये ग्वानिडीन टाइप है, ये ग्वानिडीन टाइप बेस बोल सकते हो आप। तो ये ज़्यादा बेसिक होता है, इसका मतलब ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ग्वानिडीन टाइप बेस है ये। ठीक है, ये टाइप बेस का कॉन्जुगेट एसिड है, टाइप बेस का कॉन्जुगेट एसिड है। तो अगर ये कॉन्जुगेट एसिड है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑक्सीजन पे अनस्टेबल होता है, तो ये हो गया। लेकिन पहले वाले को एक बार फिर से अगर हम लोग चेक करें, पहले वाले में कॉन्जुगेशन, ओ सॉरी, इसमें दो अल्फाज थे ना, सॉरी मैंने ऑर्डर गलत लगा दिया, मैंने एक्सप्लेनेशन ठीक दिया, ऑर्डर गलत लगा दिया। यहाँ पे दो अल्फाज हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। तो पहले में दूसरा और दूसरे में वाई पेयर में तीसरा ज़्यादा स्टेबल है, तो आंसर अपने पास सेकंड और थर्ड डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वही एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपके लिए रिटर्न फॉर्म में, तो इसको भी आप रीड आउट कर सकते हो, ये मैं PDF आपको अपलोड कर दूंगा बाद में। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अपने को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी से भी बेसिक क्वेश्चन अपने पास पूछा जाता है। अब नॉन एरोमेटिक के लिए आपको इसमें ना तो एरोमेटिक होना चाहिए ना तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए।
अब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए पता है आपको हक्कल्स रूल होते हैं, तो हक्कल्स रूल क्या होते हैं? अपने पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन, साइक्लिक, प्लेनर, वो सारी बातें होती है। अब उसमें अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है मेरे पास तो वो एरोमेटिक हो जाता है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है तो क्या हो जाता है अपने पास? एंटी एरोमेटिक। और इन सब को छोड़ के बाकी जो नॉन प्लेनर सिस्टम बचते हैं वो सारी चीज़ें बचती हैं, वो क्या हो जाती है अपने पास? नॉन एरोमेटिक। अब पहले में देखो, पहला क्या है अपने पास? ये तो नेफ्थलीन है, और बच्चा बच्चा जानता है इंडिया का कि नेफ्थलीन कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक नहीं होता है, एरोमेटिक होता है। तो नेफ्थलीन क्या होता है? एरोमेटिक। दूसरे पे चलें अगर अपन, तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन है, तो यहाँ पे दो, दो चार और दो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास ये भी कैसा है? एरोमेटिक। थर्ड पे आ जाओ। अब थर्ड क्या स्पेशल केस है, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है अपने पास, ये एक्चुअल में 3 2 5 10 एनुलिन है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, सिमिलरली यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब होता क्या है, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होता है। इसका स्पेशल केस जेई वगैरह में भी बहुत बार पूछा गया है। तो इन दोनों के बीच में ये स्टेरिक रिपल्शन होने की वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाता है स्ट्रक्चर। ये चीज़ जो है नॉन प्लेनर हो जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन स्टेरिक रिपल्शन। ठीक है। और इस स्टेरिक रिपल्शन को कम करने के लिए चीज़ जो है वो नॉन प्लेनर हो जाती है। अगर ये नॉन प्लेनर हो जाती है अपने पास, तो नॉन प्लेन में तो ना तो एरोमेटिक आता है ना तो एंटी एरोमेटिक आता है। इसका मतलब ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक। और हमसे यही पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक। तो करेक्ट आंसर सी ही आएगा अपना। डी देख लीजिए, बेंजीन, बेंजीन के बाद में नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, और ये फिनेंथ्रीन है। ये अपने पास क्या है? फिनेंथ्रीन। और फिनेंथ्रीन पे तो कोई डाउट ही नहीं है, ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है। तो सॉरी, डी तो अपने पास एरोमेटिक है। ये कैसा होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक। ठीक है। तो आंसर मेरे पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो दूसरा भी हमने समझ लिया, दूसरे का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये सब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ टोलुइन इज ड्यू टू। कह रहा है कि हमारे पास टोलुइन, जानते हैं आप टोलुइन क्या होता है? अगर आप टोलुइन नहीं जानते तो आपको फिर हक नहीं है चीज़ें समझने का। भाई साहब, बेंजीन पे CH3 ग्रुप होता है, टोलुइन ये है। ठीक है। अब टोलुइन में जो CH3 ग्रुप हैं ये आपको अच्छे से पता है ये कैसे होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाते हैं, प्लस अल्फा H डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट क्यों है इसका? हमें पता है हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस जो है वो बेंजीन रिंग पे अगर डोनेट करते हैं तो वो ऑर्थो और पैरा पे डोनेट करते हैं। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, उसमें तो ऑर्थो पैरा नहीं है, उसमें तो सबसे ज़्यादा ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा पे और कम हो जाता है। ठीक है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिहेवियर किसकी वजह से आएगा इसका? ऑब्वियसली हाइपर कॉन्जुगेशन। सो आंसर शुड बी ऑप्शन बी। तो थर्ड का बी आ जाएगा, तो बहुत ही आसान था। ठीक है, इसमें तो कुछ खास बात है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, आप रीड आउट कर सकते हो इसकी। जो आपको दिखाए गए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब एक तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, सॉरी रेजोनेंस फॉर्म बना के उसमें दिखा रही है, इससे कोई खास मतलब है नहीं, देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो अपने को क्या कह रहा है? द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स। ये जो अमीन्स दे रखी हैं अपने को इनकी बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। सॉरी। अब देखो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, अच्छा ये अपने को ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो ऑप्शन भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, ये अपना प्रॉपर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। ओके, चलिए सबसे पहला देखिए आप, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये 3 डिग्री नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है। अच्छा, 2 बार क्यों बनाई है इनकी स्ट्रक्चर? आई थिंक हिंदी और इंग्लिश मीडियम की वजह से 2 बार बन गई। कोई बात नहीं, 2 बार बन गई है, जैसे भी हो। तो इस एक को हटा देते हैं अपन, है ना? एक काम करते हैं, इस ऊपर वाली को मैं हटा देता हूँ, 2 बार टाइप हो चुकी है गलती से। ठीक है, इस ऊपर वाली को मैं हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो आपको कि 2 बार क्यों दे दी गई है। ठीक है। ओके। हाँ, अब देखिएगा नाइट्रोजन की लोन पेयर को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, देखते हैं। देखो,
यहाँ पे आपके पास स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस वगैरह जो कंसेप्ट है वो आपका अच्छे से क्लियर होगा, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अब देखो इन नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस में डीलोकेलाइज्ड है यहाँ पे, ठीक है, ये भी नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में डीलोकेलाइज्ड है। और जो NO2 ग्रुप है यहाँ पे, NO2 ग्रुप किसका काम कर रहा है, माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम ग्रुप है, ठीक है। ये कैसा है, 3 डिग्री एल्काइल अमीन है, 3 डिग्री अमीन है अपने पास, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड लोन पेयर बोल सकते हैं अपन। ये क्या है, लोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज नहीं है, लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ समझिए आप, यहाँ पे जो ये स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है, यहाँ पे ये ऑर्थो पे कार्बन वाला ग्रुप है, इधर से भी स्टेरिक हिंड्रेंस है। सिमिलरली इधर भी अपने पास ये बड़ा सा ग्रुप है, इधर से ये स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन इस पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं ये क्या हो जाते हैं, नॉन प्लेनर हो जाते हैं, ठीक है, ये आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं। और ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये अपने पास लोकलाइज्ड रह जाता है, डीलोकलाइज नहीं हो जाता, नहीं होता है। मतलब इसका जो रेजोनेंस है वो बेंजीन रिंग के साथ ख़त्म हो जाता है। ये डीलोकलाइजेशन इसका जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू प्लेनरिटी से हट जाता है, क्योंकि हमें पता है कोई भी सिस्टम को रेजोनेंस करने के लिए क्या होनी चाहिए, प्लेनरिटी होनी चाहिए। तो इसका डीलोकलाइजेशन बंद हो जाता है। अब डीलोकलाइजेशन बंद होने से क्या होगा, अपने पास बेसिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, और ये एक्चुअल में बोलते क्या है इसको, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ऐसा ही यार इफेक्ट बोलते हैं इसको, कि रेजोनेंस में इनहिबिशन आ गया स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। तो इसीलिए ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं इनकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो हमें पता है, अभी मेरे को इतना क्लियर हो गया कि 1 नंबर और 4 नंबर वाला जो ग्रुप है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ 2 और 3 से ज़्यादा होगी। तो 2 और 3 पीछे ही पीछे होंगे, वो कभी आगे नहीं होंगे। इसमें देखो 2 आगे दे रखा है, ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें भी 2 और 3 आगे दे रखे हैं, ये भी गलत हो गया। 1 और 4 आगे आगे होंगे, 2 3 पीछे पीछे होंगे। अब देखो यहाँ पे 2 और 3 को यहाँ पे भी आगे दे दिया, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। बस इतना चेक करने से ही मिल गया आपको आंसर, तो ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि 2 और 3 में कौन ज़्यादा होगा, 1 और 4 में कौन ज़्यादा होगा। 2 3 में तो पहचानना आसान है, क्योंकि 3 में NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर और ज़्यादा डिलोकलाइज्ड होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। तो 3 की तो कम होगी एज कम्पेयर टू 2 के, ठीक है। अब रही बात 1 और 4 की, तो 1 और 4 में देखिए, एक में क्या है अपने पास एक में मेरे पास एरोमेटिक अमीन है, बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन है ना, तो डीलोकलाइजेशन बंद हो गया, लेकिन बहुत हल्का फुल्का हो भी सकता है, और वो है एलिफेटिक। तो आप एक बात ध्यान रखना, जनरली हमारे पास एलिफेटिक अमीन जो होते हैं, एलिफेटिक अमीन आर मोर बेसिक सॉरी, एलिफेटिक अमीन जो है वो ज़्यादा बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन मतलब लाइक एनिलीन वगैरह जो हो गए अपने पास, ये जो पहले ऑप्शन में दिया गया वो भी। तो इस वजह से मेरे पास चौथा है, 4 नंबर जो है वो 1 से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन फिर बी चला जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा। ऑप्शन, एक सेकंड, कुछ गलती करी है हमने, बेसिसिटी पूछिए, तो इन्होंने आंसर दिया है 2 सबसे ज़्यादा, देन 3 उससे कम, 1 और 4 को पीछे दिया है। क्यों, लेट मी चेक, कुछ गड़बड़ दिया है इन्होंने, पक्का ही गड़बड़ घोटाला किया है। बताओ, यहाँ पे अलग स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स प्रिंटिंग मिस्टेक। तो वो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, थोड़े से कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर गलत गलत बनाई हुई है, यानी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन एकदम ठीक दिया है। इन्होंने देखो पहली स्ट्रक्चर ये बना रखी है यहाँ पे, दूसरी स्ट्रक्चर ये बना रखी है, तीसरी ये और चौथी ये। तो मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो ऊपर वाली स्ट्रक्चर को देखते हुए बिल्कुल एक्यूरेट है। आप इसके सॉल्यूशन पर मत जाइएगा और इसके आंसर पे भी मत जाइएगा, ये गलत प्रिंटिंग हुआ है, ठीक है। तो इसको आप हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए। मैं ऑफिशियल उससे देख के थोड़ा बता दूंगा आपको कि एग्जैक्ट पहली और दूसरी स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन में गिवन है वो है, तो आंसर बी आएगा, ठीक है, इसका गलत दिया है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको,
तो ये पेयर दे रखी है आपको और पूछ रहा है आपसे डाइपोल मोमेंट के बारे में। ऐसा क्वेश्चन देखिए जेई में भी बहुत बार पूछा गया है, इसलिए कहता हूँ आपको, अगर आप जियो केमिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो जेई के क्वेश्चन आप जरूर लगाइए। जेई में भी बहुत बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है आपने से, ये बेसिकली एरोमेटिसिटी का ही एक एप्लीकेशन कह सकते हो आप। देखो ये जो पेयर एक्स है, इसमें जो ये डबल बॉन्ड है ये ऊपर की तरफ ओपन हो सकता है। ओपन करा के देख लेते हैं अपन। जब ये ऊपर की तरफ हम लोग ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बनेगा क्या, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये कार्बन ये कार्बन। अब अगर आप इस सिस्टम को देखेंगे, कौन से सिस्टम को, इस 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, एक पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4n+2 टाइप का हो गया। एन की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये एरोमेटिक नजर आएगा आपको। ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है चार्जेस सेग्रीगेट हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। तो ये हमारे पास इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर क्रिएट हो जाएगा। इसलिए पहला जो कंपाउंड है वो, इसका जो म्यू है वो डाइपोल मोमेंट काफ़ी हाई होते हैं, ये म्यू नॉट इक्वल टू 0 वाला केस है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो ये डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है पहले का। सिमिलरली आप वाई में चलें, तो वाई में भी देखो इसी तरीके से हम लोग देखा करते हैं। लेट सपोज मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करा सकता हूँ, तो अगर मैं कराऊंगा इस तरीके से तो नेगेटिव इधर आएगा, तो मैं ऐसे नहीं करा रहा। मैं एक काम करता हूँ इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है तीसरे में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा अभी आपको भी समझ आएगा, अभी आपको भी समझ आएगा। फोर्थ को आप इस तरीके से ओपन कराओ इसको। ये क्वासी एरोमेटिक अगर आपने थोड़े से भी पढ़े हैं तो आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो अब 7 मेंबर रिंग आपके पास, 7 मेंबर रिंग है इस तरीके से, और ये ठीक है, यहाँ पे डबल, ये डबल, ये डबल, और यहाँ पे ये हो गया मेरे पास, ये ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए आप इस रिंग को देखो, आप इस रिंग में क्या है मेरे पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एरोमेटिक है। सिमिलरली ये रिंग भी मेरे पास एरोमेटिक है, तो ऐसे दोनों तरफ एरोमेटिक एरोमेटिक बन रहा हो सिस्टम, तो वो क्या होता है, क्वासी एरोमेटिक होते हैं, और उनको नॉन एरोमेटिक नहीं बोला जाता, क्वासी एरोमेटिक बोला जाता है। और इसमें भी ये पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो गए, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये एक हाई डाइपोल मोमेंट वेक्टर बनेगा, तो इसका भी म्यू का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगा। तो सिमिलरली अगर अपन बात करें आंसर के बारे में, तो आंसर बन जाएगा मेरे पास पहला और चौथा, मतलब 1 और 4 का डाइपोल मोमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, तो 1/4 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है आपको नीचे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं अपन सारे, है ना। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कराने की कोशिश करूँगा, और 30 मिनट से ऊपर वीडियो, कोशिश करूँगा 30 मिनट से ऊपर वीडियो ना हो, लेक्चर ना हो। और बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ट्राई करेंगे कि एक पार्ट में हो जाए, नहीं तो फिर नेक्स्ट में करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू द रीअरेंजमेंट, किसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए रीअरेंजमेंट कब होता है, जब उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी हो तभी होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है सॉरी, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट करवा दूँ, ये हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करवा दूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, कैसा बन जाएगा, टर्सरी बन जाएगा। तो इसमें तो मेरे पास रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री को यहाँ से हाइड्रोजन को शिफ्ट करवा के क्या कर सकता हूँ, 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो इसमें भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इस डबल बॉन्ड को इस तरीके से शिफ्ट कर दूँ, तो ऊपर प्राइमरी बनेगा जाके पर रेजोनेंस है तो ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी 3 डिग्री है, तो ये बिल्कुल भी रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, तो आंसर मेरे पास कौन सा जाएगा, जो रीअरेंजमेंट नहीं करेगा वो आंसर मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं अपन। 7 क्या कह रहा है आपको, क्लासीफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इन इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो देखो आपको पता है अच्छे से, सल्फोनेशन का ही रिएजेंट दिया हुआ है सबसे पहले तो ये अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि सल्फोनेशन में SO3H या SO3 ये होता है।
अब Cl पॉजिटिव, तो ये भी क्या होता है मेरे पास, इलेक्ट्रोफाइल। NO2 प्लस, इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रोजन सेंटर, न्यूक्लियोफाइल। H3O प्लस, इलेक्ट्रोफाइल। BH3, इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल में SO3, देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन ए को देखो तो SO3, Cl पॉजिटिव, NO2 प्लस, H3O प्लस, ये ठीक दे रखा है, लेकिन BH3 इधर दे दिया इसने, तो ऑप्शन वन मेरे पास गलत हो गया, ये तो नहीं होगा। और बी ऑप्शन को देखूँ तो BH3 यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में दे दिया, ये चीज़ गलत हो गई, तो ये भी गलत हो गया। अब सी ऑप्शन को देखूँ मैं, तो अपने पास हाँ ये ठीक दिख रहा है, पूरा जो मैंने लिखा है ऊपर वही है, ये इलेक्ट्रोफाइल में दे दी, ये न्यूक्लियोफाइल में दे दी, तो बिल्कुल ठीक है ऑप्शन सी। और डी तो फिर गलत हो ही जाएगा, क्योंकि BH3, अगर आप BH3 को समझते हो ना, BH3 आपको पता ना, अ, ये अपने पास ब्रिज बॉन्डिंग करता है, B2H6 वगैरह बनाता है, तो काफ़ी कुछ बातें हैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी उसमें, क्योंकि टाइम लग जाएगा अपने को, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मीजो आइसोमर। देखिए ये भी जे टाइप के क्वेश्चन है, एकदम आसान आसान। मीजो का मतलब क्या है अपने पास, डज नॉट एग्जिस्ट। मीजो होते क्या एक्चुअल में, पहले मीजो बता दो। डज नॉट पे ज़रूर ध्यान रखना, मतलब कौन से नहीं है वो बताने अपने को, ठीक है। और पहले मीजो बता देता हूँ क्या है। मीजो क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट एटलीस्ट हैविंग हैविंग एटलीस्ट टू कायरल सेंटर, टू कायरल सेंटर, जिनमें एटलीस्ट दो कायरल सेंटर हो, बट स्टिल बट स्टिल ऑप्टिकली इनएक्टिव, या फिर आप कहें अकायरल मॉलिक्यूल। तो अपने पास मीजो कंपाउंड ऐसे अकायरल मॉलिक्यूल है जिनमें मिनिमम दो कायरल सेंटर, फिर भी वो अकायरल है। तो अब देखो ज़रा, अगर मैं बताऊं आपको, तो आपको एक्चुअल में अकायरल मॉलिक्यूल देखने के लिए क्या चाहिए होता है, क्या देखना होता है, तो बेसिकली आपको सिर्फ ये देखना, प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है, तो वो इफ प्रेजेंट इन दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, अकायरल होता है, ठीक है। अब देखिएगा पहले क्वेश्चन में, देखो आप यहाँ से अगर मैं ये वाला प्लेन ड्रॉ करूँ, तो बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें क्या है, मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, अकायरल हो गया। उसने मीजो पूछा था, और ये इंटरनल कंपनसेशन की वजह से देखो यहाँ पे कायरल सेंटर तो है दो या दो से ज़्यादा, फिर भी हमारे पास ये प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये मीजो कंपाउंड है, बिल्कुल यस मीजो है ये। दूसरे पे चलते हैं, दूसरे में भी तो ऐसा ही है, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और ये भी क्या अपने पास दो कायरल सेंटर से ज़्यादा रख रहा है, मिनिमम दो तो है ही है, देखो आपको दिख रहे होंगे, एक दो, और ये बीच वाला भी सूडो कायरल सेंटर टाइप बन सकता है अपने पास, तो ये भी अपने पास क्या होगा, मीजो कंपाउंड होगा, ठीक है। तीसरे पे आ जाइए, ये मेरे पास एक सेंटर है, ये दूसरा सेंटर है। और अगर मैं देखूँ चौथा को, तीसरे और चौथे में देखो सिंपल सा फ़र्क है अपने पास, क्या फ़र्क है कि कायरल सेंटर दोनों में बिल्कुल दो कायरल सेंटर हैं, लेकिन अगर आप डी में देखोगे, तो डी में आपके पास ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है कोई भी, दिस इज लाइक नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। लेकिन इसमें आप अगर यहाँ पे बीच में बैठ जाओ, तो देखो यहाँ पे सेंटर से देखो, ये बी आर नीचे की तरफ, तो इधर बी आर ऊपर की तरफ, बाकी अगर आप इधर कार्बन देख रहे हो तो इधर भी कार्बन, इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसको आप सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, यस मीजो कंपाउंड हो जाएगा। बट डी में नहीं है, तो डी वाला क्या हो जाएगा अपने पास, मीजो कंपाउंड नहीं है, तो आंसर डी हो गया इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाएंगे, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कह रहा है, नोट हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। कौन सा है जिसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से स्ट्रक्चर को आपको समझना है। तो अगर मैं पहले से ही शुरू करूं, पहले मॉलिक्यूल से ही शुरू करूं, तो पहले मॉलिक्यूल को ज़रा देखिए, इस पे यहाँ पे क्लोरीन ऊपर की तरफ है, यहाँ पे क्लोरीन नीचे की तरफ है, यहाँ पे हाइड्रोजन अबव, यहाँ पे हाइड्रोजन बिलो, ठीक है। यहाँ पे इथाइल ऐसे, और यहाँ पे ये इस तरीके से। तो एक छोटा सा अपन काम कर सकते हैं, या तो इसका मैं क्या बना सकता हूँ, अच्छा ऑप्शन फिर यही बनाया ना, ऑप्शन इस बस यही बनाया हुआ, ठीक है। तो मैं इसका
न्यूमान बना के दिखा सकता हूँ आपको, क्योंकि ये एक्चुअल में होता क्या है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन तो होता ही है। तो न्यूमान न्यूमान अगर इसका मैं बनाऊँ, देखिएगा ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, ये इस तरीके से बॉन्ड है मेरे पास। तो इथाइल यहाँ पे है अपने पास, ये इथाइल है, एक इथाइल यहाँ पे है, ठीक है, इथाइल और इथाइल, ठीक है। अब देखिए, अ, इधर इधर बाहर की तरफ आ रहा है क्लोरीन, अंदर की तरफ जा रहा है हाइड्रोजन। यहाँ पे बाहर की तरफ आ रहा है हाइड्रोजन, अंदर की तरफ जा रहा है क्लोरीन, ठीक है। तो अब अगर मैं एक काम करूँ, छोटा सा क्या काम करूँ, मैं एक प्लेन पास कराऊँ, क्योंकि यहाँ पे अपने पास रोटेशन हो सकता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड। अगर मैं रोटेशन करवाऊँ, देखना, रोटेशन करा दूँ 180 डिग्री का, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। 180 डिग्री का रोटेशन करा रहा हूँ ना, सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इस इथाइल को ऊपर वाले को नीचे ले आऊँगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ ले जाऊँगा, इस क्लोरीन को यहाँ ले जाऊँगा। उसके बाद आपको क्लियर कट पता है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अब बी में देखिए, आप बी में देखेंगे जब आप, तो एक क्लोरीन इस तरीके से है, और इधर भी वेज पे। अब की बार देखो, दोनों तरफ वेज वेज पे है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। तो इसमें तो मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं नज़र आ रही है। सी ऑप्शन में देखूँ तो यहाँ से क्लियर कट प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी आपको। ऑप्शन डी में अगर देखूँ, तो डी में मेरे पास ये वाला प्लेन निकाल दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो डी में भी है, सी में भी है, और बी का अगर मैं आपको थोड़ा सा न्यूमेन और बना के दिखा देता हूँ, देखिएगा इस तरीके से कुछ है ये। सॉरी, पहले ये दिखा देता हूँ, न्यूमान बाद में दिखा दूँगा, पहले सोहर्स दिखा देता हूँ। सोहर्स क्या है मेरे पास, ये इथाइल ग्रुप नीचे है, इथाइल ग्रुप इस तरीके से है, ठीक है। इसका इथाइल ग्रुप किधर है, ऊपर है, ठीक है। क्लोरीन बाहर की तरफ है, हाइड्रोजन पीछे है। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन पीछे है, क्लोरीन आगे है। अब आप चाहे इसको 180 डिग्री मतलब रोटेट कर लें, कैसे भी रोटेट कर लें, इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं नजर आएगी। कैसे कह रहा हूँ मैं, तो मान लो इस बॉन्ड को फिक्स रखते हुए मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ, तो ये इथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट में क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगी ना, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ऊपर चाहिए, नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल बी आंसर आ जाएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने पास नहीं है। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वो दिखा रखा, आप इधर से भी देख सकते हो। अच्छा, कह रहा है कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जेई वगैरह में भी बहुत बार पूछा गया, जेई टाइप का क्वेश्चन है। एक्चुअल में 2020 के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये जेई टाइप क्वेश्चन है, जेई टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है अपने को विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड का बेसिक बेसिक स्केलेटन क्या होता है, हमें पता है, एक कार्बन पे एक कोई अल्काइल ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है, एक NH2 होता है, और एक क्या होता है मेरे पास, COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अमाइन का बेसिक स्केलेटन होता है। अब ये जो सेंटर है, इस सेंटर के बारे में बात चल रही है। अगर यहाँ पे अपने पास ये R ग्रुप और हाइड्रोजन, ये लेटर सपोज दोनों सेम हो जाएं, तो ये क्या रहेगा, फिर कायरल सेंटर नहीं रहेगा। तो अगर R इक्वल टू H हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, ये अकायरल अमीनो एसिड बन जाएगा, क्योंकि कायरल सेंटर ही नहीं रहेगा अपने पास बेसिकली। तो कहने का मतलब वो जो है वो अपने पास होता है, दो R भी हाइड्रोजन हो जाता है, तो वो अपने पास होता है ग्लाइसिन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ग्लाइसिन होगा मेरे पास, ठीक है। तो ये हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको क्या किया हमने। आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, क्योंकि थोड़ा पार्ट वाइज में आएगा तो आपको भी मज़ा आएगा, बहुत लेंदी वीडियो हो जाते हैं तो आपको भी बोरिंग टाइप फील हो सकता है। तो 10 क्वेश्चन हमने किए हैं, किसके हमने किए हैं इसमें, जियो केमिस्ट 2020 के, 2020 के क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आगे के। तो आप अच्छे से थोड़ा सा बस मेरे को बताते जाएं कि आप लोगों को क्या चाहिए, उस हिसाब से जैसे भी टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। और जेई के भी कुछ क्वेश्चंस की अगर सीरीज़ आती रही तो वो भी आप देखते हुए रहिएगा, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और अपने सजेशन जरूर दे के जाएँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।